Hello and welcome back. So let's discuss the part 1 of your unit 2, that is democracy, and subject code is MPS 001 political theory. IGNOU का subject है ये आपका. Then we are going to discuss 2.1 today, that is the origins of democratic ideal. कि democratic ideal का origin हुआ कैसे. पहले हमें ये समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है. देखो, कोई भी चीज़ है, अगर आपको उस मिठाई का टेस्ट ही नहीं पता किसी मिठाई का, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि मिठाई है कौन सी, कि भाई ये गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, इमरती है, क्या चीज़ है. तो जब तक आपको टेस्ट नहीं पता होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा. तो इसीलिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई डेमोक्रेसी एक्चुअल में होती क्या है, एक्चुअल में क्या होती है. तो आज मैं इसमें जो है ना, आपको एथेंस की डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं आपको 3-4 कंट्रीज जैसे कि चाइना, इंडिया, आपकी नॉर्थ कोरिया, देन जिम्बाब्वे और सऊदी अरेबिया, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर डेमोक्रेसी का मतलब एक्चुअल में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती. देखो, सबसे पहले आप डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लिखो. अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where rulers are elected by the people. एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म जहाँ पर जो रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं पाकिस्तान का. हमें पता है जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है और हमारे इंडिया में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है. डेमोक्रेटिक क्यों है वो गवर्नमेंट? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये लोगों के द्वारा, जो पीपल हैं इनके द्वारा इलेक्ट की गई है, कॉमन लोगों के द्वारा ही इलेक्ट करी जाती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अब पाकिस्तान में क्या गवर्नमेंट जो है आपकी वो डेमोक्रेटिक है, तो ये देख लेते हैं. देखो, 1999 में पाकिस्तान में, अक्टूबर 1999 में एक मिलिट्री coup हुआ जिसमें जो परवेज़ मुशर्रफ थे, मिलिट्री हेड थे, उन्होंने नवाज़ शरीफ को अपनी पोजीशन से हटाया और उनकी पोजीशन पे आ गए. ठीक है. अब जो नवाज़ शरीफ थे उनकी गवर्नमेंट थी इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन जो परवेज़ मुशर्रफ थे, जो मिलिट्री हेड थे, उस टाइम पे मिलिट्री बहुत पावरफुल थी और ये बोला कि जो आपकी गवर्नमेंट है, जो नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही है और इनसे रूल नहीं हो रहा. तो ये क्या करा, इनको नवाज़ शरीफ को पावर से हटाया और परवेज़ मुशर्रफ ने अपने आप को खुद डिक्लेयर कर दिया एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री. ठीक है. 2001 में वो बन गए आपके क्या, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट. अब जो वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसे ही प्रेसिडेंट बन गया तो लोग मुझे कहेंगे कि भाई ये तो इसने पावर का गलत इस्तेमाल किया है. तो इन्होंने क्या कराया, एक रेफरेंडम कराया. रेफरेंडम का मतलब है लोगों से पूछना कि भाई क्या ये गवर्नमेंट सही है या गलत है, येस या फिर नो में आंसर लेना. तो 2002 में, दैट इज़ 2002 में एक रेफरेंडम हुआ जहाँ पर उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई उनको गवर्नमेंट ठीक लग रही है या नहीं. तो लोगों ने हाँ करा या ना करा, जो भी उन्होंने करा होगा उस टाइम पे. ठीक है. तो लोगों ने भी हाँ करा था, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने. ठीक है. तो फिर 1992 में परवेज़ मुशर्रफ ने एक ऑर्डर पास किया जो कि एक लीगल ऑर्डर था, जिसका नाम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002. यहाँ पर लिखो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002. अब इस ऑर्डर में परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अमेंड कर दिया. और उस अमेंडमेंट में ये कहा गया, अकॉर्डिंग टू दैट अमेंडमेंट, कि जो प्रेसिडेंट है ना वो कभी भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा से इलेक्टेड होके आई हैं जो गवर्नमेंट, उनको कभी भी डिसमिस कर सकते हैं, हटा सकते हैं. अब क्या ये इस तरीके का गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक हुई? अब मान लो हम प्रेसिडेंट को ही सारी पावर दे दें कि आप कभी भी आके, जो मान लो बीजेपी आपके रूल कर रही है तो आप उसको कभी भी हटा दो, तो क्या हमारी गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रह जाती? तो आपको कि नहीं, फिर ये डेमोक्रेसी कैसी हुई? अब जो क्या हुआ था, सिविलियन कैबिनेट जो थी ना, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वो एनएससी के द्वारा ना सस्पेंड कर दी गई थी सारी की सारी. तो ऐसे में क्या था, जो सिविलियन गवर्नमेंट थी
इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको किसने सस्पेंड कर दिया था, एनएससी ने। अब आप बताओ एनएससी में क्या थे, मिलिट्री के लोग थे, मिलिट्री लीडर्स थे, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ भी थे, ठीक है। तो क्या ये जो गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, तो आप कहोगे नहीं ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हुई। तो डिसीजंस जो थे ना ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के थ्रू नहीं लिए जा रहे थे, ये किसके थ्रू लिए जा रहे थे, जो आपकी गवर्नमेंट, जो आपकी परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट है, ठीक है, जो एनएससी के द्वारा डिसीजंस लिए जा रहे थे, बट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके द्वारा नहीं लिए जा रहे थे। तो आप यही कहोगे कि ये डेमोक्रेसी नहीं हुई, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं चाइना का केस ऑफ चाइना। अब चाइना में क्या था, इलेक्शंस जो है ना वो हर 5 साल बाद कंडक्ट हो रहे थे, और वहाँ पर उनकी अपनी पार्लियामेंट भी थी। पार्लियामेंट का क्या बोला गया था, उनकी पार्लियामेंट का नाम क्या था, नेशनल पीपल कांग्रेस, जो चाइना की पार्लियामेंट थी। अब नेशनल पीपल कांग्रेस जो थी ना उसके पास पावर थी प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की, ठीक है। जितने भी लोग सिलेक्ट होकर आते थे उनमें से वो अपॉइंट कर सकते थे प्रेसिडेंट को। तो किसके पास पावर थी, पार्लियामेंट के पास पावर थी प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए। अब आप बोलोगे जो चाइना है वहाँ पर एक पार्टी है दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी, सबसे ज़्यादा दबदबा उसी पार्टी का है। जैसे हम कह दें कि भाई इंडिया से कंपेयर करें तो मान लो जैसे बीजेपी है और सिर्फ हमारे पास बीजेपी ही है और कोई पार्टी नहीं है, जो इलेक्शंस भी जो कंडक्ट कर सकते हैं ना वो वही कर सकते हैं, जो बीजेपी के लोग होंगे वही इलेक्शंस को कंडक्ट कर सकते हैं, वही इलेक्शंस लड़ सकते हैं, और वोटिंग भी इन्हीं को पड़ेगी, जीतेंगे भी यही। तो अल्टीमेटली पार्टी जो आएगी वो बीजेपी ही आएगी। तो चाइना में कुछ इस तरीके की गवर्नमेंट है कि जो मतलब ऑपोजिशन नहीं है, ठीक है, चाइना में कोई ऑपोजिशन नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी है। तो जो भी वहाँ के लोग होंगे कम्युनिस्ट पार्टी के वही इलेक्शंस को कंडक्ट करा सकते हैं, और कोई जो है इलेक्शंस को कंटेस्ट नहीं करा सकता। अब जो गवर्नमेंट है वो बनाई जाती है सीपीआई के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा, ठीक है। अब क्या ये फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ? अब आप कहोगे ये फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं है, क्योंकि जहाँ मल्टी पार्टी नहीं है, जहाँ कोई ऑपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे हो गई, राइट। अब बात कर लेते हैं हम मैक्सिको की। देखो बात करते हैं मैक्सिको की। मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिली थी 1930 में, और यहाँ पर हर 6 साल में इलेक्शंस होते हैं, मल्टी पार्टी है, और कंट्री जो है वो मिलिट्री रूल के अंडर नहीं है, नॉट अंडर मिलिट्री रूल। अब मुझे बताओ जब इतनी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि 2000 तक ना जितने भी इलेक्शंस थे वो पीआरआई दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी वो जीत रही थी। अब वो कैसे जीत रही थी? जैसे 1930 के बाद जस्ट अ मिनट, ये देखो ये जो मैक्सिको है ना ये 1930 में आज़ाद हुआ। 1930 से लेकर 2000 तक कौन सी पार्टी जीत रही थी? बार बार पीआरआई जीत रही थी। और वो पीआरआई जीत रही थी क्योंकि वो डर्टी टैक्टिक्स यूज़ कर रही थी, डर्टी पॉलिटिक्स खेल रही थी। करप्शन था उस पार्टी में। उसमें क्या था कि जितने भी पोलिंग बूथ वगैरह थे वो लोग कैप्चर करके रखते थे, लोगों के माइंड पे कैप्चर करते थे, डराते थे, धमकाते थे, और फिर जाके अपनी वोट लेते थे। इससे होता क्या था कि पीआरआई ही हर बार जीतती थी, भले ही वहाँ मल्टी पार्टीज थी, पर जीतती कौन सी पार्टी थी? एक ही पार्टी जीतती थी वहाँ पर मैक्सिको में, कौन सी? पीआरआई। अब आप कहोगे कि ये भी गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ हुई? इसको भी हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते, राइट, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है ना उसको बेस होना चाहिए फ्री और फेयर इलेक्शंस पे, जहाँ पर जो करंटली पावर में है ना उनको फेयर चांस हो कि भाई वो लूज़ कर सकें। बस ये नहीं है कि पावर में है तो पावर में ही रहे, उनको पूरा पूरा वो होना चाहिए कि भाई वो भी लूज़ करें इलेक्शंस को, ठीक है। अब फिर आता है हमारे पास 1 पार्टी 1 वोट 1 वैल्यू। क्या आता है? 1 पार्टी 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब
एक पार्टी एक वोट और एक वैल्यू। देखो इसमें क्या है, हम कहते हैं कि हर पर्सन की एक वोट होनी चाहिए और उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए और इक्वल वैल्यू होनी चाहिए हर पर्सन की वोट की। 2015 तक सऊदी में जो विमेन थी उनको राइट्स नहीं थे वोट करने के, ठीक है। फिर एक फिजी की गवर्नमेंट हम ले लेते हैं। फिजी एक आइलैंड कंट्री है जहाँ पर इंडियंस रहते थे, मतलब उनके साथ साथ इंडियंस भी रहते थे। तो जो इलेक्टोरल सिस्टम था ना, उसमें जो इंडिजिनस फिजी की वोट थी उसको ज़्यादा वैल्यू मिली, या फिर कह सकते हैं कि जो अपनी इंडिजिनस फिजी की वोट थी उनको वैल्यू ज़्यादा मिलती थी इंडियन फिजी के मुकाबले, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि हम क्या कह सकते हैं, क्या ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी? तो आप कहोगे नहीं, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हुई, इसमें भी कोई डेमोक्रेसी हमने नहीं देखी, ठीक है। फिर आ जाओ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब इसमें हमने क्या देखा, जो जिम्बाब्वे है, ठीक है, इस यहाँ लिख लो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आपको लिखते हुए चलना है। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स में हम क्या पढ़ते हैं, देखो जिम्बाब्वे के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेना जिम्बाब्वे। अब जिम्बाब्वे ने इंडिपेंडेंस अटेन करी थी अपनी वाइट माइनॉरिटी रूल से 1980 में, बट जो एक्चुअल में मेजॉरिटी थी वो थी ब्लैक्स की मेजॉरिटी, ठीक है। बट रूल जो करते थे ना वो वाइट करते थे, जिन्होंने, और फिर जिम्बाब्वे ने 1980 में अपनी इंडिपेंडेंस ले ली थी। अब एक वहाँ पार्टी थी जो थी ज़ानू पीएफ पार्टी, यहाँ लिख लेना ज़ानू पीएफ पार्टी, ठीक है। अब जो ज़ानू पीएफ थी ना, ये जो पार्टी थी इसने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था, और फिर जो लीडर थे इसके रॉबर्ट मुगाबे, उन्होंने कंट्री को रूल किया था सिंस इंडिपेंडेंस। इलेक्शंस जो थे वो फेयरली जो हो रहे थे, ठीक है, और हमेशा ही देखा जा रहा था कि ज़ानू पीएफ जो है वो जीत रही है। अब आप कहोगे कि प्रॉब्लम क्या है, जब भाई इलेक्शंस फेयर हो रहे हैं, रेगुलरली हो रहे हैं और ज़ानू पीएफ जीत रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम यहाँ पर सेम आ गई, कौन सी वाली? मैक्सिको वाली। क्या कि जो प्रेसिडेंट थे मुगाबे, ठीक है, वो पॉपुलर तो थे, बट इन्होंने भी अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज़ करना शुरू कर दिया था। जैसे कि गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार बदला। दूसरा, ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स जो थे उनको हैरेस किया गया, और जब जो उनकी मीटिंग्स वगैरह होती थी उनको डिस्टर्ब कर दिया गया, ठीक है। फिर जो पब्लिक जब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती थी कि भाई ये इलीगल, तो मतलब जब इन चीज़ों के अगेंस्ट पब्लिक प्रोटेस्ट करने लग गई तो उनके प्रोटेस्ट को इलीगल बताया गया। टेलीविजन्स और न्यूज़पेपर्स जो थे वो गवर्नमेंट ने ख़रीद लिए सारे के सारे। तो बेसिकली यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई, ठीक है, कहाँ पर? जिम्बाब्वे में। अब जो आपकी जिम्बाब्वे में जब ये प्रॉब्लम आई तो हम क्या कह सकते हैं, क्या ये गवर्नमेंट जो थी वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी? आप कहोगे नहीं, ठीक है। तो रॉबर्ट मुगाबे जो था उनको फिर ऑफिस से बाहर फोर्स आउट कर दिया गया 2017 में, और हम ये कहेंगे कि रॉबर्ट मुगाबे जो थे उन्होंने अनडेमोक्रेटिकली रूल करा। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना, उसमें गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले और बाद में फ्री और फेयर एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है। कभी भी जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इलेक्शंस होता है या फिर जो गवर्नमेंट चुन के आती है, तो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब वो इलेक्ट हो गई है तो वो कुछ भी अपनी मनमर्जी कर सकती है, कुछ भी अपना राज चला सकती है। वहाँ पर फ्री और फेयर एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के फीचर्स हम देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं डेमोक्रेसी के फीचर्स। अब तक आपको ये तो समझ आ गया कि क्या डेमोक्रेसी होती है और क्या डेमोक्रेसी नहीं होती है। अब फीचर्स देखो डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट की फॉर्म है जहाँ पर रूलर्स जो होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है।
देन सेकंड, रूलर्स हु आर इलेक्टेड बाय पीपल शुड टेक मेजर डिसीजंस। जो रूलर्स पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, वही मेजर डिसीजंस लें। ऐसा नहीं है कि जो रूलर्स इलेक्टेड नहीं है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वो मेजर डिसीजंस ले रही है। जो मेजर डिसीजंस हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा ही लिए जाने चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है, जो करंट रूलर्स हैं, इतना होना चाहिए जो करंट रूलर्स हैं, चाहे उनके पास कितनी भी पावर हो, वो चेंज हो सकें, ठीक है, अगर वो ठीक नहीं है तो। चौथा पॉइंट, वोटिंग का अधिकार सबको होना चाहिए और फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जहाँ पर सबकी वोट को क्या इक्वल महत्व देना चाहिए, चाहे वो गरीब की वोट हो, चाहे वो अमीर की वोट हो, चाहे वो वुमेन की वोट हो, चाहे वो मेन की वोट हो, चाहे वो आपके ब्यूरोक्रेट की वोट हो, चाहे वो चपड़ासी की वोट हो, ठीक है, सबको इक्वल ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वोटिंग की। और लास्ट पॉइंट मैं कहूँगी, जो फीचर्स है डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके की गवर्नमेंट कहलाती है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फिर आप आ जाओ, जो आपकी इग्नू की बुक में लिखा है 1992 सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। 1992 में ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने 2500 साल ऑफ डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट किया था। पहले जो ये सेलिब्रेशन थी ना, वो बहुत ही, ये वाली जो सेलिब्रेशन थी वो बहुत ही स्पेशल और अनयूजुअल सेलिब्रेशन थी। क्योंकि नॉर्मली जो लोग हैं वो, जैसे कि बर्थडेज हो गए किसी ग्रेट लीडर्स के, नेशनल इंडिपेंडेंस डेज हो गए, रेवोल्यूशंस हो गए, इन सब को सेलिब्रेट करते थे। लेकिन ये पहली बार था जब किसी आइडिया कौन सा, डेमोक्रेटिक आइडिया, डेमोक्रेसी का आइडिया, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था, जो ये शो कर रहा था कि ये जो पूरा वर्ल्ड है उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंस क्या है एंशियंट और मॉडर्न डेमोक्रेसी में, जो बुक में दिया हुआ है, जो हमारे पास डेमोक्रेसी आज एग्जिस्ट करती है ना, वो बहुत ही डिफरेंट है जो 2500 साल पहले ग्रीस में एग्जिस्ट करती थी। जहाँ आपके बुक में पैसेज है उसमें दो तरीके की गवर्नमेंट को कंपेयर किया हुआ है, एंशियंट ग्रीक डेमोक्रेसी और मॉडर्न डेमोक्रेसी। एंशियंट ग्रीक डेमोक्रेसी में एथेंस, और मॉडर्न डेमोक्रेसी कौन सी है, जो आज के टाइम पे हमारी है, उसको मॉडर्न डेमोक्रेसी कहा गया है, ठीक है। द ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ वर्ड डेमोक्रेसी, अब ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, ये लिया गया था ग्रीक वर्ड से, दो वर्ड से मिलके बना था ये, कौन सा, डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस का मतलब था द पीपल और क्रेटोस का मतलब था रूल या फिर पावर। सो डेमोक्रेसी का मतलब था रूल बाय द पीपल, जो रूल लोगों के द्वारा किया गया था उसे ही हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। और डेमोक्रेसी जो है या फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो उसमें या तो रूल डायरेक्टली होता है या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली में क्या होता है, लोग डिसीजंस लेते हैं खुद से, जैसे कि एंशियंट ग्रीस में एथेंस में लिया जा रहा था। ऐसे ही इनडायरेक्टली कैसे, जो इलेक्शंस आजकल हो रहे हैं, जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और डिसीजंस जो हैं वो लोग लेते हैं हमारे लिए, जैसे कि मॉडर्न टाइम्स में, ठीक है। अब इसमें एंशियंट टाइम्स में द पीपल किसको कहा जा रहा था, मतलब रूल बाय द पीपल बोला ना इन्होंने कि भाई डेमोक्रेसी क्या होता है, रूल बाय द पीपल। लिखो रूल बाय द पीपल, डेमोक्रेसी का मतलब, और डेफिनेशन मैंने लिखवाई दी थी। अब ये जो पीपल है, ये एंशियंट टाइम्स में पीपल किसे कहा गया था, देखो एंशियंट टाइम्स में ना जो लोग थे, जो पीपल थे, वो थे फ्री एडल्ट मेल सिटीजन्स। पहले एंशियंट एथेंस में स्लेव्स को, विमेन को, फॉरेनर्स को, इनको राइट नहीं था इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का, वोट करने का। जो राइट था वो सिर्फ था फ्री एडल्ट मेल सिटीजन्स का, ठीक है, सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते थे। सो सिर्फ 1/4 जो थी टोटल पॉपुलेशन की, उसको राइट था पॉलिटिक्स में पार्ट लेने का। स्टिल उस टाइम पे 40,000 सिटीजन्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। प्रॉब्लम्स क्या आई एथेनियन डेमोक्रेसी में,
जो एथेनियन डेमोक्रेसी थी वो परफेक्ट या फिर पीसफुल नहीं थी हमेशा। जो रिच और पावरफुल लोग थे जैसे कि एरिस्टोक्रेट्स, जर्नल्स, डेमागॉग्स, इन्होंने हमेशा ट्राई किया कि ये कंट्रोल कर सके लोगों के ऊपर। जो गरीब लोग थे, जो पुअर सिटीजन्स थे, इन्होंने हमेशा उनको ऐसे बोला कि ये तो मॉब है, रेबल हैं, ठीक है, कूड़ा कचरा है। सो ये जो एटीट्यूड था कि भाई ये वाली जो थिंकिंग थी कि ये लोग पुअर से ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये हम आज की मॉडर्न सोसाइटीज़ में भी हम इसको देख सकते हैं। अब आती है स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी की। हमने थ्रू आउट हिस्ट्री देखा है कि जो डेमोक्रेसी है ना, ये हमेशा एक स्ट्रगल की तरह बनी रही है। स्ट्रगल मतलब इनइक्वालिटी के अगेंस्ट स्ट्रगल, स्पेशली जो इनइक्वालिटी अराइज करती है बर्थ के टाइम पे, कि भाई आप रिच बॉर्न हुए हो या फिर पुअर बॉर्न हुए हो, ठीक है, वेल्थ के बेसिस पे जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो वो डेमोक्रेसी का मतलब है पॉलिटिकल इक्वालिटी को के लिए फाइट करना, जहाँ पर सबको, एवरीवन हैज़ एन इक्वल वॉइस इन डिसीजन मेकिंग, सबको इक्वल वॉइस दी जाए, सबको इक्वल अधिकार दिया जाए डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। नीचे आ जाओ, स्ट्रेंथ ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी। अब प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी थी एथेनियन डेमोक्रेसी में, बट स्ट्रेंथ क्या थी एथेनियन डेमोक्रेसी की? देखो कुछ स्ट्रेंथ थी, जैसे कि सिटीजन्स जो थे वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे गवर्नमेंट मेकिंग में। असेंबली की जो मीटिंग थी ना, वो 300 दिन होती थी एक साल में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस बनाने के लिए, ठीक है, मतलब 365 डेज में से 300 दिन अपनी आपकी मीटिंग होती थी, ठीक है। फिर सिटीजन्स जो थे ना, वो जो सिटीजन्स के अमंगस्ट में ही जो है वो रैंडम सिलेक्शन होता था, और ऑफिशियल्स और जजेस इन्हीं सिटीजन्स के बीच में से निकल के आते थे, चूज़ किए जाते थे, और सबको एक फ्री और फेयर चांस दिया जाता था गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। अब आप ये देख लो एंशिएंट एथेंस और मॉडर्न डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस। पहले जो एंशिएंट एथेंस थे उसमें मेल सिटीजन्स को ही वोट करने का आपका अधिकार था, बट मॉडर्न डेमोक्रेसी में सारे ही एडल्ट सिटीजन्स जो 18 से ऊपर है, मेल या फिर विमेन, दोनों को राइट है। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन देखो, जो एंशिएंट एथेंस थे उनकी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन थी, ठीक है, बट मॉडर्न डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में क्या था, लोग जो थे वो इश्यूज़ के ऊपर डायरेक्टली वोट करते थे, कोई भी इशू जनरेट हुआ तो उसके ऊपर लोगों की डायरेक्ट जो है वोटिंग होती थी। बट जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस है, इसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, और कोई भी मुद्दा होता है उस मुद्दे पे डिसीजन वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन। देन यू हैव मेन आइडिया, लोग जो हैं वो अपने आप को रूल करते थे एंशिएंट एथेंस में, बट मॉडर्न डेमोक्रेसी में लोग जो हैं वो इलेक्टेड ऑफिशियल्स के थ्रू रूल करते हैं। प्रॉब्लम्स क्या आती है पावर स्ट्रगल की, जो प्रॉब्लम आई थी एंशिएंट एथेंस में, और डेमोक्रेटिक आपको मॉडर्न डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी देखी गई है। अचीवमेंट देख लो, फर्स्ट रियल एग्जांपल ऑफ पीपल गवर्निंग देमसेल्व्स, और ये है आपका एंशिएंट एथेंस में, और मॉडर्न डेमोक्रेसी में ब्रॉडर, मोर इंक्लूसिव और ग्लोबल सिस्टम, ठीक है। सो हमने कौन सा पार्ट आपका कवर कर लिया है? वी हैव कवर्ड योर इंट्रोडक्शन पार्ट, द ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल। अब कल हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे डेमोक्रेसी का। चलो ठीक है, टेक केयर।